नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होना है, उसमें दो बड़ा अपडेट है। एक अपडेट तो ये है कि कांग्रेस ने 16 तारीख को संसदीय समिति की बैठक बुलाई है और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में अध्यादेश को लेकर कांग्रेस कुछ फैसला ले सकती है। मतलब अरविंद केजरीवाल जो बहाना ढूंढ रहे हैं बैठक में न जाने को लेकर, उसके एक्सपोज करने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। दूसरी बात, इस बैठक में सोनिया गांधी शामिल हो रही हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डी शिव कुमार ने कहा है कि हम लोगों ने जो आमंत्रण भेजा था उस आमंत्रण को सोनिया गांधी ने स्वीकार कर लिया और वो 17 और 18 को बेंगलुरु में रहेंगे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बैठक में सोनिया गांधी की उपस्थिति का मतलब क्या है। बैठक में सोनिया गांधी के उपस्थिति के बाद विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है, उस मुहिम में किस तरीके से बदलाव आ सकता है या उस मुहिम को किस दिशा में ले जाने की कोशिश है, ये समझने की जरूरत है। तो पहले हम केजरीवाल की चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल को कांग्रेस ने आमंत्रण दिया है, वो 17 और 18 तारीख को विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक है उस बैठक में वो शामिल हो। आपकी तरफ से ये कहा गया, एक ट्वीट आया कि इनको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अध्यादेश के मामले में कांग्रेस की राय अभी तक सामने नहीं आई है, उनको स्पष्ट करना चाहिए था। कांग्रेस आपको लेकर पूरी तौर पर कॉन्फिडेंट है कि ये बीजेपी और संघ की बी टीम है और इनका आचरण भी हाल के दिनों में ही नहीं, इनकी पूरी राजनीतिक शैली ही कमोबेश उसी और इंकित करता है। ऐसे में कांग्रेस उस का मौका केजरीवाल को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए 16 तारीख को संसदीय समिति की बैठक बुलाई है और उस संसदीय समिति की बैठक में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस उस बैठक के बाद कांग्रेस ऐलान कर सकती है कि अध्यादेश के मामले में जो प्रस्ताव आएगा राज्यसभा में, लोकसभा में, उसका कांग्रेस विरोध करेगी। मतलब जिस एजेंडे के सहारे, जबकि स्वाभाविक तौर पर अगर हम राजनीति की बात करें तो कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में बीजेपी के इस अध्यादेश के साथ खड़े हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनका बेसिक उस इशूज पर बीजेपी ने हमला किया है जिसके खिलाफ लगातार कांग्रेस लड़ती रही है। हाँ, रंग केजरीवाल बदलते रहे, रंग आप पार्टी बदलती रही है, चाहे वो धारा 370 का मसला हो या कॉमन सिविल कोड का मामला हो। हर वक्त जो इस तरीके के मसले रहे, उस मसले में अरविंद केजरीवाल जो सेकंड लाइन पॉलिटिक्स है उससे अपने आप को अलग करते हुए कई मौके पर दिखे और कॉमनल इशूज पे वो साफ बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, ये भी कई मौके पर देखा गया। अब देखना ये है कि कांग्रेस की इस रणनीति के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता की इस मुहिम से अपने आप को अलग कैसे कर पाती है, क्योंकि उनका तो एकमात्र डिमांड यही था। लेकिन फिर भी बहाने वो ढूंढेंगे क्योंकि उनका नीयत ठीक नहीं है और उस नीयत को कांग्रेस एक्सपोज करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर ये विपक्षी एकता की मुहिम से अपने आप को बाहर निकालती है और उसमें कांग्रेस को बहाना बनाने की कोशिश करती है कि कांग्रेस कारण बने, तो वो कारण ना बने, इसलिए अध्यादेश के साथ कांग्रेस खड़ी होगी और उसके बाद अगर बाहर निकलती है तो जो एक प्रोग्रेसिव माइंड वाले जो लोग हैं दिल्ली के आसपास, या यूँ कहें कैसे बाहर निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस यही चाहती है और कांग्रेस ये भी चाहती है कि जो दिल्ली का एलीट वर्ग है, जो पहले कांग्रेस के साथ था, आज के दिनों में वो आपके साथ है, उस एलीट वर्ग में आपको एक्सपोज करें। साथ ही अल्पसंख्यक जो वोटर है, उस वोटर के सामने भी केजरीवाल को एक्सपोज करें कि ये संघ और बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हालांकि कई मौके पर
ये चीज़ें देखने को भी मिला है, जिसमें ये चीज़ें साफ झलकती रही है कि जो राजनीति है या जो नीति है, उस नीति में केजरीवाल कई मौके पर बीजेपी के साथ खड़े दिखे। तो अभी एक फ्रंट पर कांग्रेस ये काम कर रही है, और इसका क्या असर होगा ये 16 तारीख के बैठक के बाद, मतलब उस निर्णय के बाद समझ में आएगा कि केजरीवाल करते क्या है। वैसे कांग्रेस ने संकेत देकर केजरीवाल के पार्टी आप को कहीं न कहीं घेराबंदी शुरू कर दी है। दूसरी बात, सोनिया गांधी को लेकर जो खबर आ रही है कि सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल होंगे, मतलब साफ है इस पूरे विपक्षी एकता को लेकर जिस समय में यूपीए का गठन हुआ था, सोनिया गांधी के साथ वो तमाम बड़े नेता मौजूद थे उस दौर में, जिनसे सोनिया गांधी का व्यक्तिगत रिश्ता है, चाहे वो शरद पवार हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, या फिर आपको आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सारे लोगों से उनका व्यक्तिगत रिश्ता है। और उनके सामने आने के बाद लालू यादव तो पहले से ही एक दूसरे तरीके का रिश्ता सोनिया गांधी से उनका है। ममता बनर्जी भी कई मौके पर उनको सोनिया गांधी को लेकर और राजीव गांधी परिवार को लेकर वो सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि प्रणब मुखर्जी के विरोध के बावजूद भी राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को पार्लियामेंट का टिकट दिया था। और बंगाल की राजनीति में प्रणब मुखर्जी के विरोध के बावजूद भी ममता कैसे एस्टेब्लिश हो, इसकी पूरी कोशिश उन्होंने की थी। उस दौर की राजनीति में भले एक समय बाद ममता के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं दिखी, लेकिन ममता बनर्जी का कांग्रेस का परिवार, खास करके सोनिया गांधी और राजीव गांधी से उनका बहुत ही करीबी रिश्ता था, व्यक्तिगत रिश्ता और था और है भी। ऐसे में सोनिया गांधी की बैठक में शामिल होने के बाद एक अलग तरीके का पारिवारिक माहौल विपक्षी एकता की बैठक में देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से जगन रेड्डी की बात करें, जगन रेड्डी के पिता की मौत के बाद जो भी राजनीति हुई, और उस राजनीति की वजह से जगन रेड्डी के साथ गांधी परिवार खड़ा नहीं रहा, फिर भी गांधी परिवार के व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा जगन रेड्डी के परिवार के साथ बना रहा। जगन रेड्डी के परिवार में जगन रेड्डी की माँ और सोनिया गांधी आज भी बहुत ही करीबी रिश्ता उनके साथ। जगन रेड्डी खुद ईसाई धर्म धारण कर चुके हैं, उनके पिता भी ईसाई थे, इस वजह से भी एक रिश्ता है सोनिया गांधी से। धर्म का जो एक अपना रिश्ता होता है वो भी रिश्ता है। उसके अलावा सोनिया गांधी का एक व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर एक अलग नज़रिया रहा है, पार्टी लाइन से अलग भी। उनके जन्मदिन पर या कोई परिवार में कोई घटना घट जाती है या कुछ भी होता है, इस दौर में लगातार सोनिया गांधी अपने रिश्ते को मेंटेन रखती हैं। ऐसे में जगन रेड्डी पर भी एक दबाव होगा सोनिया गांधी के विपक्षी एकता के बैठक में आने के बाद। वो आए या ना आए ये तो अलग बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार उन्हें भी आमंत्रण भेजा जाएगा, और कहा यह भी जा रहा है कि मायावती को भी इस बार आमंत्रण भेजा जा सकता है, राजभर का भी आमंत्रण भेजा जा सकता है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी इस बार बैठक में शामिल हो सकते हैं। और इन सब के बीच जो बड़ी बात है, जिन बातों पर गौर करने वाली बात है कि इस बैठक में चेयरपर्सन और संयोजक, कोऑर्डिनेशन करने वाले नेताओं का भी चयन होने की संभावना सोनिया गांधी के शामिल होने से बढ़ गई है। क्योंकि इस पूरे विपक्षी एकता को लेकर अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी ही एक ऐसी चेहरा है जिस चेहरे के सहारे तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकते हैं, और सोनिया गांधी को लेकर कोई विवाद भी नहीं हो सकता अगर उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया तो। शरद पवार की भी बात आ रही है, लेकिन शरद पवार भी जिस तरीके से मुंबई की राजनीति में उलझ गए हैं, ऐसे में राष्ट्रीय फलक पर सभी गठबंधन के साथियों के, मतलब खास करके विपक्षी साथियों के साथ उस तरीके की सक्रियता अभी के दौर में शरद पवार के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है। और सोनिया गांधी जिस तरीके से दिल्ली में केंद्रित हैं और अपने तरीके की राजनीतिक अनुभव भी उनके पास है यूपीए के दौर के, तो उसमें सीपीएम सीपीआई मतलब वामपंथी संगठनों के साथ साथ तमाम विपक्ष की जितनी पार्टियां
वो सोनिया गांधी को लेकर पहले भी सहज रहे हैं, आगे भी सहज रहेंगे और अभी भी सहज है। इसलिए सोनिया चेयरपर्सन हो सकती है, ये संकेत उनके बैठक में शामिल होने के साथ ही दिखने लगा है। अब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि भाई जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार बैठक की शुरुआत की है, लेकिन कहने को अभी तक कोई ऐसा पद वो नहीं ले पाए हैं जिसकी वो मंशा रखते हैं। क्योंकि बिहार के अखबारों में जिस तरीके से खबर छपी है, वो खबर छपने के बाद ये चीज़ें जोर पकड़ने लगी है कि आखिर कुछ तो बात है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यह कह सकते हैं कि जो 17 और 18 तारीख को विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक है, इस बार बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और मजबूती के साथ वो चीज़ें देखने को मिलेगी जिसको लेकर बीजेपी घबराई हुई है।